लोकसभा में पीएम मोदी के गटर वाले बयान पर कोहराम मचा हुआ है। पीएम के बयान के बाद राजीव सरकार में मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान सामने आए और मोदी के दावों को सही बताते हुए कहा कि मुझसे नरसिम्हा राव ने कहा था कि मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। इस मामले पर आरिफ मोहम्मद खान ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल को दिए गए इंटरव्यू में आरिफ ने 3 तलाक और कई मसलों पर एक्सक्लूसिव बातें कही। नमस्कार जी, आज हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान आरिफ मोहम्मद खान साहब। आपको अब इन सबको जानते हैं, एक पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, लीगल ब्रेन है। लेकिन आज हम इन सब कारण के लिए नहीं बात कर रहे हैं, एक काफी महत्वपूर्ण कारण है जिसलिए हम बात कर रहे हैं। अभी कल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था, उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण में कहा था कि यूपीए के टाइम में एक सीनियर मंत्री थे जिन्हें आपने शाहबानो के बारे में इतराज किया था कि वी शुड नॉट रिपील द जजमेंट। राजीव गांधी गवर्नमेंट से आप दुखी भी थे, आपने शायद रिजाइन भी किया था, तो उस समय आपको सलाह दी गई थी कि आप क्यों ये स्टैंड ले रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी तो खुश है गटर में, कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ नहीं है, सोशल रिफॉर्म्स पार्टी नहीं है, तो आप क्यों ये कर रहे हैं। इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा आप बताइए डिटेल्स में कि क्या हुआ था उस समय। मैंने ये कहा था जब मुझसे, बल्कि अब मैंने देखा तो मैंने अखबारों में भी बोला है ये पहले, मगर ये टीवी पे जो मैंने कहा था, जो सीरियल था कोई, और एक प्रोग्राम में नहीं है, कई प्रोग्राम में, जो आज तो मुझे लोगों ने खुद ही वो सारी क्लिपिंग्स भेज दी। मुझे भी कल याद नहीं था। कल जब शिवराज जी ने मुझे बताया तो मुझे याद करने में 2 मिनट लगे कि मैंने ये बात कब कही थी। तो देखिए, प्रधानमंत्री को भी याद था, आपको याद नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी एक रिसर्च की टीम होती है साहब, तो क्यों नहीं पता होगा प्रधानमंत्री जी को। तो मुझे हुआ ये था कि सवाल मुझसे ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री के ऊपर क्या दबाव थे, जिसके कि एक यंग मॉडर्न प्राइम आदमी वो इस रूढ़िवादी दबाव के आगे कौन से दबाव काम कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने इस फैसले को बदला और कानून लाने का फैसला किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए। तो मैंने कहा कि दबाव, पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं दबाव नहीं मानता। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो जो आंदोलन चलाया उसमें बड़ी हिंसात्मक भाषा बोली, अपमानजनक भाषा बोली। पार्लियामेंट के बाहर उस जमाने में इंडिया गेट पे मीटिंगें होती थी, वहां पर कॉल दी गई पर्सनल लॉ बोर्ड की पब्लिक मीटिंग में कि वो एमपीज, खासतौर से मुस्लिम एमपीज जो हमसे हमारे समय हमारे खिलाफ हैं, उनकी टांगें तोड़ दो। अच्छा। और पार्लियामेंट के अंदर जो उनके समर्थक थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को तेली तंबोली कहा कि ये तेली तंबोली बताएंगे हमें कि कानून क्या होता है। मतलब भाषा अपमानजनक। और अगर ये कानून जो है ये हमारी मिली तशख़्ख़ुस, मतलब हमारी जो कम्युनल आइडेंटिटी है उसको डाइल्यूट करता है। और बिल्कुल सिर्फ धमकियों भरी जुबान थी। उस जमाने का आप अखबार उठा के देख लीजिए। तो वो था, वो फैक्टर था। लेकिन मैंने कहा इससे बड़ा फैक्टर जो था वो था कांग्रेस के सीनियर लीडर जिस तरह की पॉलिटिक्स के आदी हो गए थे, उनका जो दबाव, मैंने नाम लिए इनका, नरसिम्हा राव जी, अर्जुन सिंह जी, नारायण दत्त जी, ये सब का भी दबाव था। और इनका दबाव क्या था, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिस्टर्ब क्यों करें। और मैंने कहा नरसिम्हा राव जी ने तो इस हद तक गए वो कि जिस वक्त उनको लाया गया मुझे समझाने को, ही वॉज कंसिडर्ड एल्डरली, वेरी वाइज मैन। तो मुझे सुबह से सबसे पहले अरुण सिंह जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, मुझे ले जाके बिठा दिया गया प्राइम मिनिस्टर के वेटिंग रूम में। ये आपने रात को आपने अपना खिलाफ स्टैंड बता दिया था कि आप प्राइम मिनिस्टर के स्टैंड से एग्री नहीं करते हैं कि वो जजमेंट को, मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में डाल रही हूँ, आपने रिजाइन कर दिया था अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन और द शाहबानो जजमेंट। अगले दिन आपको आपसे पार्लियामेंट गए, फिर क्या हुआ? वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने जिस दिन जैसे ही लॉ मिनिस्टर ने शाम को बिल इंट्रोड्यूस किया, मैं उठ के गया, पीछे की सीट पे बैठा, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में सील करके उसको
लिख के पर्सनल, ताकि स्टाफ ना खोले। हाँ। और मैं किसी दोस्त के घर डिफेंस कॉलोनी में आ गया। मैं घर नहीं रुकना चाहता था उस रात, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं घर पे हूंगा तो मुझ पर रात भर मुझ पर दबाव डाला जाएगा। तो मैं किसी के घर आ गया। अगले दिन मैं 11:15 बजे के करीब पार्लियामेंट पहुंचा, तो वहां पे मेरी ढूंढ हो रही थी और फौरन किसी ने अरुण सिंह जी को बताया होगा, उन्होंने ले जाकर मुझे उस वेटिंग रूम में बिठा दिया। ही वॉज ए जेंटलमैन। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी तारीफ करी। उन्होंने कहा ये कम लोग हिम्मत करते हैं कि वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो, मॉरली तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, पार्टी का ख्याल करके, नेतृत्व का ख्याल करके अगर तुम रिकंसिडर कर लो। जब मैंने मना कर दिया और फिर वो थोड़ी देर बाद उठ गए चाय वाय पी के, फिर अरुण नेहरू जी आए, वो भी बहुत देर रहे, उन्होंने भी पूरा दबाव डाला मेरे ऊपर, फिर वो चले गए जब मैंने ना कर दिया। अब उनकी लैंग्वेज थोड़ी इतनी कर्टियस नहीं होगी? नहीं, मेरे साथ कभी, मेरे साथ ऊपर वाली की मेहरबानी से नॉन कर्टियस लैंग्वेज कभी किसी ने भी नहीं बोली। फिर उसके बाद फोतेदार साहब आए, बल्कि फोतेदार साहब तो उसी वक्त आए जब अरुण नेहरू जी बैठे हुए थे। फिर अरुण नेहरू जी उठ के चले गए, फोतेदार साहब बैठे रहे और कुछ देर तक। फिर उसके बाद वो मिनिस्टर्स को भेजा गया उस कमरे में जिनके मातहत मैं काम कर चुका था एज जूनियर मिनिस्टर। एनकेपी साल्वे साहब, बल्कि मुझे याद आया, एनकेपी साल्वे साहब ने इस घटना का जिक्र आईआईसी के एक फंक्शन में किया मेरी मौजूदगी में। मैं भी स्टेज पर था, वो भी थे। उन्होंने कहा कि जब मुझे कहा गया आरिफ से बात करने के लिए मैं गया, तो मैंने आरिफ को समझाया कि तुम यंग हो, बहुत अच्छा इतना कैरियर है, तुम काहे के लिए। तो आरिफ ने मुझसे कहा कि अगर मैं 35 साल की उम्र में मॉरल स्टैंड नहीं ले सकता, तो क्या मैं जब 68-70 साल का हो जाऊंगा तब लूंगा मॉरल स्टैंड। ये उन्होंने आईआईसी में कहा था सबके सामने। तो उन मिनिस्टरों को बुलाया गया जो मेरे सीनियर रह चुके थे, जिनका टर्म। और जब वो भी चले गए तो सबसे आखिर में नरसिम्हा राव जी आए और उन्होंने बड़े जैसे कोई बड़ा बात करता है उस तरह बड़े प्यार से बात करी मुझसे। वो मुझे मेरे साथ खराब भी हुए, मुझे वो ये समझा रहे थे कि मुझे इस्तीफा क्यों वापस लेना चाहिए। तो मुझसे कहने लगे कि शाहबानो ने भी अपना स्टेंस बदल लिया, तुम जिद क्यों कर रहे हो, तुम बहुत जिद्दी हो, क्या जरूरत पड़ी। और भाई ये हमारे वी आर नो, इनफैक्ट मुझे अंग्रेजी में चूंकि वो मेरे जहन में है तो मैं बता, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सोशल रिफॉर्म, वी आर इन द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। हम समाज सुधार का काम नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई लोग अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो, जब आएगा समझ में आ जाएगा। ये उन्होंने उस वक्त मुझसे कहा। तो मैंने सिर्फ बात को, जब बातचीत हुई तो मैंने ध्यान किया कि एटीट्यूड ये है। मैं उस वक्त उस चीज पे नहीं ध्यान दे रहा था, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था मेरी प्रॉब्लम क्या है। करेक्ट, हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरी प्रॉब्लम शाहबानो नहीं है, मेरी प्रॉब्लम इस केस के मेरिट्स नहीं है। आई एम नॉट नोन फॉर फाइटिंग फॉर वीमेन राइट्स। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं 1 घंटे के करीब पार्लियामेंट में बोला हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैंने डिफेंड किया है। अब आप कल लॉ मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करते वक्त कहा है कि इस बिल का जो उद्देश्य है वो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी करना। तो मैं अकबर का बीरबल नहीं हूं कि एक दिन उसने व्यंजन की तारीफ करी तो इसने 100 गुण बता दिए, एक दिन बुराई करी तो 200 दुर्गुण। मुझे ये काम में नहीं, मैं किस मुंह से जाऊं। इनफैक्ट अरुण नेहरू ने मेरे ऊपर जब प्रेशर डाला तो मैंने उनसे क्या कहा, मैं कहा ठीक है मैं इस्तीफा वापस लेता हूं, लेकिन एक बात पक्की जान लीजिए कि सिवाय अपना क्वेश्चन आवर करने के मैं पार्लियामेंट नहीं आऊंगा, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जाऊंगा, और मुझे यू कंसिडर मी एज गुड एज डेड। जब ये मैसेज कन्वे हुआ, ये उसी वक्त की बात है तकरीबन जब नरसिम्हा राव जी आए। इसी कारण नेहरू दोबारा फिर आए थे। तब राजीव जी ने मुझे तब उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद तो उसके मीटिंग के और कहा कि उसके बाद मुझसे कहा कि ठीक है इस वक्त में तुम्हारा रेजिग्नेशन अब तुम नहीं मान रहे हो तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। इसके बाद बुलाया उन्होंने। राजीव जी को कभी पता चला व्हाट नरसिम्हा राव सेड आपको? और मैं अब दूसरी बात कहता हूं आपसे, ये कोई अकेले नरसिम्हा राव जी का मामला नहीं है, ये तो जनरल एटीट्यूड है और सिर्फ कोई मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं है। हर चीज हमारे मैनेजरियल अप्रोच है,
हम तो अगले 5 साल से ज्यादा का सोचते नहीं ना, अगले इलेक्शन क्या होगा। मैं आपको एक और सवाल करता हूं, मतलब मैं एक और शेयर करना चाहता हूं। सैटेनिक वर्सेस को बैन किया गया था, शाहबानो के कितने दिन बाद बैन किया गया था? 2 या 3 महीने बाद। आप किताब को बैन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? दिस बुक डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर द रीडर्स टू रीड, यही मकसद होता है। वो बाहरी साहब नई किताब हमें भेज देते हैं, हमने घर पे देखी, 2-4 पेज पढ़े और हमने कहा भाई हम नॉवेल नहीं पढ़ते, फिक्शन हमें शौक ही नहीं पढ़ने का, हमने वापस करा दी। उसके 2-4 दिन बाद ये किताब बैन हो गई। अब कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया में, वायलेंस, इतने लोग मर गए, तो मतलब हर किसी को क्यूरियोसिटी हो जाती। तो 2 महीने बाद मैंने खान मार्केट में किताब की दुकान में पूछा कि भाई सैटेनिक वर्सेस अवेलेबल है? जितनी कही उतनी नहीं। क्या मतलब ये तो बैन हो गई? बैन से पहले तो 7 कॉपी बिकी थी, बैन के बाद 10,000 कॉपी बेच चुके हैं। तो मैं घर आया, नहीं ये बहुत ये अगला हिस्सा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक और किताब की दुकान पर मैं गया, मैंने ये बात कंफर्म की, उन्होंने भी यही बात बताई। मैं घर आया और मैंने घर आके पार्लियामेंट के लिए क्वेश्चन लिखा कि किस तारीख को ये किताब बैन की गई और कितनी कॉपीज कॉन्फिस्केट की गई। 15 दिन बाद जवाब आया, इस तारीख को बैन की गई, एक भी कॉपी कॉन्फिस्केट नहीं की गई। तो बैन का क्या मकसद था? तो जैसे कि आपको बोला ना कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बात की, आज आपने भी, मुझे एक और आपका सेंटेंस बड़ा दिलचस्प लगा, आपने कहा कि ये मैनेजरियल डिसीजंस है। तो क्या मैनेज कर रहे थे? बिकॉज कहते हैं कि बीजेपी का इल्जाम होता है कि बीजेपी पोलराइज कर रही है, लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये तो कांग्रेस पोलराइजेशन तो 86 में इतना जबरदस्त हुआ है, इतना जबरदस्त हुआ। मैं 87 में मेरी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं और मुझे खुशी है कि उसमें छपा है। मैंने शुरुआत ये कह के की है अपनी स्टेटमेंट की, खुदा करे मेरे जितने अंदेशे हैं वो सब गलत साबित हों, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये फैसले ऐसे हुए हैं कि ये 47 से भी ज्यादा सीरियस सिचुएशन पैदा कर देंगे। उससे ज्यादा नफरत हो गई है, उससे ज्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं, उससे ज्यादा सस्पिशन पैदा हो गई। ये सब मैं 86-87 में बोला। So you're tracing this whole polarization down to 86. You can actually pinpoint. एक्चुअली 47 में पहुंचा दिया 86 ने। 46 को हम 75 आते आते लगभग भूल गए थे, इमरजेंसी में खास तौर से। बल्कि 71 बांग्लादेश बनने के बाद यूनिटी एक पूरे मुल्क में वो जो एक गुस्सा था पाकिस्तान को लेके, वो बड़ी हद तक सबसाइड हो गया था। 77 में वो और सीमेंट हुआ इमरजेंसी में, 80 में और ज्यादा हुआ, बस काफी था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 85 में मूवमेंट शुरू कर दिया। हमारी आइडेंटिटी अलग है। नारा क्या था? नारा सब लोग कहते थे बहुत आसानी से कि रिलीजन नहीं, उनका मेन नारा था इससे हमारा मिली तशख्खुस खत्म हो जाएगा। मिली तशख्खुस का क्या मतलब हुआ? आइडेंटिटी, कम्युनल या कम्युनिटी आइडेंटिटी। तो मैंने कहा मेरी कम्युनिटी आइडेंटिटी 3 तलाक पे डिपेंड करती है। ये क्या मतलब है इस बात का? तो कम्युनिटी आइडेंटिटी, आजादी से पहले हिंदू मुस्लिम्स वर 2 सेपरेट नेशंस। अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ बोर्ड they are 2 different identities. पहले अलग अलग कौमें थी, अब अलग अलग पहचान है हमारी, हम अलग हैं। मैंने, अगर आपको, मुझे पता नहीं आप थी मौजूद या नहीं थी, सईद नकवी साहब की किताब आई थी, मैं नहीं थी IIC में, तो मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने कहा भाई आपकी इसमें अयोध्या का जिक्र है और अयोध्या जिस कारण से हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है, शाबानों का। और ना मुझे याद आता है कि उस जमाने में आपने कोई आर्टिकल लिखा था। तो मैं कहा ये तो मांग की गई थी कि हम अदर हैं। तो अगर मुल्क में इसको एक्सेप्ट कर लिया कि आप अदर हैं, तो आप काय एतराज है? तो अगले दिन इकोनॉमिक टाइम्स और दूसरे अखबारों में वो रिलीज की किताब की खबर से ज्यादा जो मैंने कहा था वो आपका लीगल बैकग्राउंड भी है, आप ट्रिपल तलाक के केस में आप सुप्रीम कोर्ट में आपने बहस भी किया है। थोड़ा सा हमें ये समझाइए, क्योंकि जैसे कि पार्टीज हैं, जैसे कि JDU जो एक्चुअली बीजेपी की सहयोगी है, वो कह रही है कि हम इस बिल पे वोट नहीं करेंगे क्योंकि इट क्रिमिनलाइजेस ट्रिपल तलाक, हमें ये एस्पेक्ट पसंद नहीं आता है। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव में बताइए कि इस्लामिक लॉ में क्या है, इज इट ट्रिपल तलाक पार्ट ऑफ द लॉ ऑल्सो?
चलिए फिर मैं आपके सवाल का कुछ और रेफरेंस नहीं देता, आपके सवाल का जवाब देता हूं। जो लोग भी ये बात कहते हैं, ये सिर्फ जेडीयू नहीं कह रही, पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन की स्टेज पे जो तकरीरें हुई हैं उसमें भी मेन ग्राउंड इसी को बनाया गया। हाँ, जेडीयू क्योंकि वो एलाय है बीजेपी के, इसलिए मैंने नहीं, औरों ने भी इसी को मेन ग्राउंड बनाया। मगर मुझे लगता है कि ये इसका परिचायक है कि उन्हें इस्लामिक लॉ के बारे, मुस्लिम लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं। थोड़ा समझाइए हमें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एफिडेविट में ये माना है कि 3 तलाक बिदअत है। बिदअत किसको कहते हैं? इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब इसके लिए इजाजत कुरान में या प्रॉफिट की ट्रेडिशन में इसके लिए इजाजत नहीं है। हो गया? फिर कहते हैं ये हराम है। हराम का मतलब प्रोहिबिटेड, ये सिंफुल है। इट इज बैड इन रिलीजन बट गुड इन लॉ। राइट। The man who for the first time made it good in law, जिस आदमी, ये तो जो 3 तलाक के समर्थक हैं वो भी कहते हैं कि इट इज बैड इन रिलीजन, ये धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन लॉ में इसकी इजाजत है। ये किसने किया सबसे पहले? हजरत उमर। लेकिन क्या किया उन्होंने? औरत ने जाके शिकायत की कि साहब इसने तलाक दी है मुझे और ये 3 महीने पूरे होने से पहले मुझसे रिलेशनशिप अपने आप को मेरे ऊपर फोर्स करता है, मतलब ना मुझे मेरे राइट्स देता है और ना मुझे अलग होने देता है। राइट। तो वो आदमी तलाक को यूज कर रहा था, चूंकि कुरान का प्रोविजन ये है कि 3 महीने तुम्हें साथ रहना पड़ेगा। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही तलाक पूरी होगी और 3 महीने में रीयूनियन का ऑप्शन रहेगा। तो वो आदमी क्या कर रहा था? वो 3 महीने पूरे होने से पहले उससे रिलेशनशिप कायम कर ले, उसके घर में रह रही, फोर्स करता था। तो इट इज रेप, नथिंग लेस देन रेप। उस औरत ने जाके शिकायत करी। उन्होंने उस आदमी को बुलाया, पूछा तुमने 3 तलाक दी? दी। कुरान कहता है कि ये प्रोसीजर सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हो सकता है, ऑप्शन विद ऑप्शन ऑफ रीयूनियन, ये जिंदगी में सिर्फ 2 बार हो सकता है। तो कहा तुमने कर दिया 3। अब वो औरत उससे छुटकारा हासिल करना चाहती थी, तो इन्होंने कहा कि अब हो गई तुम्हारी, लेकिन यहां खड़े हो जाओ, और 40 कोड़े लगवाए। तो क्या अगर इसको सिविल ऑफेंस माना गया होता तो क्या फिजिकल पनिशमेंट दिया जा सकता था? पहले दिन से फिजिकल पनिशमेंट दिया गया है। फिजिकल पनिशमेंट का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ चूंकि ये हराम है, चूंकि ये गुनाह है। डिवोर्स सिविल मैटर है, लेकिन ट्रिपल डिवोर्स क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट किया गया राइट फ्रॉम बिगिनिंग। और 40 कौड़े, जेलें तो थी नहीं उस जमाने में। तो अगर ये मतलब ये क्या चाहते हैं कि 40 कौड़े लगवाए जाएं? आज की तारीख में 40 तो छोड़िए, 10 कौड़े खा के आदमी मर जाएगा। वो तो बड़े स्टडी होते थे उस जमाने में लोग, तो 10 कौड़े खा के मर जाएगा। ये तो, और फिर एक और चीज पे आइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अगले 3 महीने में, अब तो पता चल रहा है कि 100 से ज्यादा थी, लेकिन जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस किया है लॉ मिनिस्टर ने, उस दिन उन्होंने कहा 100 से ज्यादा रिपोर्टेड केसेस हैं 3 तलाक के। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बावजूद 3 तलाक दी जा रही थी, तो इसका मतलब कोई उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद कह दिया करे कोर्ट तलाक फैसले, 3 तलाक जारी रहेगी। लेकिन जिस दिन से ऑर्डिनेंस आया, आज 8-9 महीने हो रहे हैं, not a single case has been reported from anywhere. So the objection is not even from the minority committee, but a minority within the minority committee. मुझे पता नहीं ऑब्जेक्शन का रीजन क्या है, चूंकि ये भी मैं बता दूं आपको। जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस हुआ मुझे पता चला, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने मुझे सेंट्रल हॉल में नहीं देखा होगा, मैं जाता ही नहीं। मैं उस दिन गया और 2 दिन कंटिन्यूअसली गया और जाके अपने कांग्रेस के मित्रों के साथ बैठा और मैंने उन्हें समझाया। मैं क्या भाई, 86 के बाद आपने बहुत बड़ी कीमत अदा करी, ये मौका है अपने आप को उस गलती को सुधारने का। आप कह सकते हो फिर कि भाई जो 86 में हुआ, आप नई लीडरशिप है, देखो गवर्नमेंट ये बिल लेके आई, हमने उसको सपोर्ट किया। इन्होंने मेरी बात बड़े गौर से सुनी और कुछ असर भी हुआ। लोकसभा में इन्होंने अपने किसी मेंबर को बोलने नहीं दिया, मुखालफत भी नहीं करी
सपोर्ट भी नहीं किया लेकिन मुखालफत भी नहीं करी। ठीक है, सर हो गई बात। हाँ। लेकिन अगले 8-10 दिन में जब तक राज्यसभा पहुंचा मामला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा प्रेशर बना दिया, मैं कांग्रेस की स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास रखा हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट। मद्रास में मीटिंग हुई, इन लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि इनको जाके पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिलना है। ये लोग दिल्ली पहुंचे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कमरे में मीटिंग हुई, वहां पर अहमद पटेल थे, कपिल सिब्बल थे और कई नाम हैं। और मीटिंग में पूरी चीज पर्सनल लॉ बोर्ड वालों का कहना उस बयान में हमने एक्सप्लेन करी, और उसके बाद हमें कांग्रेस के लीडरों ने ये यकीन दहानी कराई, एश्योरेंस दिया कि वो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। So it was pressure from the lobby of Muslim. लोकसभा में एटीट्यूड डिफरेंट था, राज्यसभा पहुंचते पहुंचते कुछ पर्सनल लॉ बोर्ड ने इतना प्रेशर इनके ऊपर बना दिया कि ये मजबूर हो। तो अगर वो पर्सनल लॉ बोर्ड के ही मशवरों पे चलना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। यही मैं सवाल करते आखिरी सवाल है, ये जो कांग्रेस को कहा जाता है कि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का भी स्टेटमेंट था, मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज, लेकिन ऑन ग्राउंड ज्यादा कुछ हुआ है नहीं हुआ, इज ऑफ कोर्स रिमेन्स टू बी सीन। माय क्वेश्चन इज दैट ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स क्या सोनिया गांधी के टाइम शुरू हुई थी, राजीव के टाइम, फिर राहुल ने बीच में क्रॉस करेक्शन किया, वो टेम्पल टूरिज्म करने लग गए, ही मुस्लिम कम्युनिटी फेल्ट इग्नोर्ड ऑल्सो। सो वेयर डिड यू सी दिस अपीजमेंट पॉलिटिक्स स्टार्टिंग, और आज कांग्रेस को क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पर सबसे अच्छा है प्रोफेसर बिपिन चंद्र, आदित्य मुखर्जी जी और उनकी मृदुला जी, इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, उसका इतिहास हमारे आजादी की लड़ाई का, जिंदा फ्रीडम फाइटर्स के इंटरव्यूज की बुनियाद पर। उसमें बड़े इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स हैं, और मैं लंबा हो जाएगा बहुत, मैं जाना नहीं चाहता उसमें, लेकिन मैं कंक्लूजन बता रहा हूं। जो बिपिन चंद्रा जी ने इलाहाबाद के इलेक्शन के बाद मुझे फोन करके बुलाया, आपको याद है वीपी सिंह हमारे साथ बैठे थे, सब तैयारी हो रही थी, फिर वो शहाबुद्दीन, रात में मुझे फोन आया कि वो वहां से स्टेशन नहीं गए थे, वहां से वो शहाबुद्दीन के घर गए थे, और अरे भाई आपको बता दूं शहाबुद्दीन ने कहा है कि सारी मुस्लिम सपोर्ट दिलवाएंगे, बस एक शर्त लगाइए कि आरिफ मोहम्मद खान को वहां नहीं आना चाहिए। ये 89 में 86 88 तो बिपिन चंद्रा जी ने मुझे फोन करके बुलाया आदित्य मुखर्जी के साहब के घर, और उन्होंने कहा कि ये कोई नई घटना नहीं है। बोले बम्बई और यूनाइटेड बॉम्बे का जब हम इंटरव्यू सब पूरे कर चुके, तो फिर हमें ऐसे कंक्लूजन मिले कि कोई मुस्लिम फ्रीडम फाइटर कभी इलेक्ट नहीं हुआ, और जब हमने उनको दोबारा और तीसरी बार चौथी बार इंटरव्यू किया तो पता चला कि साहब चूंकि अब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, तो उनके जो साथी जेल में उनके साथ थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे, अब उन्हें फिक्र हुई कि भी अब तो सबका वोट लेना है, तो नंबर 1 का जो ग्रेड का लीडर था मुस्लिम लीग का, वो तो पाकिस्तान चला गया था। सेकंड और थर्ड ग्रेड के लीडरों को कांग्रेस के लीडरों ने कांटेक्ट करके कहा कि तुम आओ और आके हमारा इलेक्शन लड़ाओ, और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ने कहा कि साहब उन्होंने ये शर्त लगाई कि हम लोगों को अलग रखो। तो ये आज की बात नहीं, ये तो बहुत पहले से है। अनफॉर्चुनेट है, मैं कई जगह बोला हूं, मैं कई जगह बोली है मैंने ये बात, मैं कि हमारे यहाँ उपनिषद की एक लाइन, तीयज देकम कुल सियार्थे गिराम सियार्थे कुलम तेजेत ग्रामम जनपद सियार्थे आत्मार्थे पृथ्वी तेजेत, यानी अपना पर्सनल इंटरेस्ट फैमिली के लिए, फैमिली विलेज के लिए, विलेज कंट्री के लिए, एंड फॉर दी सेल्फ का मतलब है आत्मा, सोल, कॉन्शियंस, उसके लिए दी होल वर्ल्ड कैन बी सेक्रीफाइस। तो हमने ये मतलब निकाल लिया है, वहां सेल्फ है आत्मा, हमने उसे लगा लिया है सेल्फ को सेल्फिशनेस। हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बातें चाहे जितनी बड़ी करें, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट जहां हमारा हो जाता है वहां हम कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। चलिए, आपने लास्ट लाइन में किकर दे दिया कि सारा अल्टीमेटली पर्सनल इंटरेस्ट ही था, लेकिन
जब एक आई नो ऐसा लास्ट क्वेश्चन, ये जब घटना हुई नरसिम्हा राव जी ने आपको बोला, आपने बाहर आके किसी को बताया कि दिस इज व्हाट नरसिम्हा राव सेड टू मी, क्या ये बात वापस पहुंची? मैंने तो अभी आपको बता दिया, मैं इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। क्या एक भी, जब आपने किताब बैन की तो एक भी किताब जब्त की? मैं तो आपको कहा तो, एक थोड़ी है, इसमें तो एक के बाद आप एक लेते चले जाइए। पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ व्हाट फेल, आई लीव यू टू फिगर इट आउट। लेकिन ये थे आरिफ मोहम्मद खान जी, इनका काफी दिलचस्प इंटरव्यू, एक्सप्लेनेशन, थोड़ी पुरानी बातें, लेकिन उनका बिल्कुल जो इम्पैक्ट है करंट सिचुएशन पे वो काफी दिलचस्प है। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए आरिफ साहब। थैंक यू। आ गई इंडिया की पहली सेंट वाली